क्या दोस्तों आपको पता है हमारे भारत देश में मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? हाल ही में सुर्खियों में रहा जोकर क्या है? प्रतिवर्ष नेशनल रीडिंग डे यानी कि राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 20 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मिल्खा सिंह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले तो हमारे भारत देश के द फ्लाइंग सिख को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि मिल्खा सिंह के आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। और हाल ही में कोविड-19 के कारण तकरीबन एक माह के बाद पिछले एक माह यानी कि 20 मई को वो कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे और हाल ही में निधन हो गया है। हमारे मिल्खा सिंह को भारत देश में द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, द फ्लाइंग सिख। और हमारे मिल्खा सिंह से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन की और सभी फैक्ट की बात करते हैं। तो फ्लाइंग सिख नाम से मशहूर भारत का परचम लहराने वाले महान धावक मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन हो गया। उन्हें 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और उनके जीवन पर भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म भी बनी है। और मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह एक स्टार गोल्फर है। तो यहाँ हमें याद रख लेना है कि मिल्खा सिंह के जीवन पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग, जिसमें मिल्खा सिंह का किरदार निभाया है। किसने निभाया है आपको याद है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मिल्खा सिंह के बेटे वो भी एक जाने माने यानी कि स्टार गोल्फर है। और मिल्खा सिंह को उड़न सिख यानी कि फ्लाइंग सिख का खिताब कहां मिला था? पाकिस्तान देश में। मिल्खा सिंह को उड़न सिख यानी कि फ्लाइंग सिख की पदवी से किसने नवाजा था? पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हमारे मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख से नवाजा था। तो यहाँ एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हमने फिल्मों में देखा है कि हमारे मिल्खा सिंह पाकिस्तान में जाते हैं, वहां पर वो जीत दर्ज करते हैं और रेडियो पर यह समाचार सुनाई पड़ते हैं और भारत देश खुशी से झूम उठता है। लेकिन हाल ही में पूरा भारत देश शोकमग्न है जिसकी वजह है हमारे बीच मिल्खा सिंह नहीं रहे। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर होना चाहिए मिल्खा सिंह। और उन्हें 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। और मिल्खा सिंह का जन्म कब और कहां हुआ था? हमारे मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ के गोविंदपुर में हुआ था। याद रख लो, तब हमारा भारत अविभाजित था और अविभाजित भारत के मुजफ्फरगढ़ के गोविंदपुर में जन्म हुआ, लेकिन अब यह पाकिस्तान देश में गोविंदपुर स्थित है। और 1958 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत से सोर्स ऐसे हैं, वहां पर लिखा है कि मिल्खा सिंह को 1959 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था और मैंने जो सोर्स लिया वहां पर हमें मिला है 1958। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसकी सहायक नदियां वरुणा और अस्सी के कायाकल्प के लिए NGT ने समिति बनाई है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दोस्तों एक नदी की दो सहायक नदियां वरुणा और अस्सी के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है। और NGT ने दोस्तों गंगा नदी की यह सहायक नदियां वरुणा और अस्सी के कायाकल्प के लिए एक समिति बनाई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गंगा रिवर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाराणसी में गंगा की सहायक नदियां वरुणा
और 80 के पुनरुद्धार के लिए एक समिति का गठन किया है। अशोधित जलमल और अनधिकृत निर्माण कार्यों का दूषित पानी कथित तौर पर प्रवाहित किए जाने के मामले में एक याचिका दायर की गई थी और याचिका का संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया गया है, एक समिति का गठन किया गया है। और यह याचिका किसने दायर की थी, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। गंगा निर्मलता संबंधी एक याचिका किसने दायर की थी? वाराणसी के सौरभ तिवारी ने 5 जून को यह याचिका दायर की थी और इसीलिए करंट अफेयर में यह गंगा नदी की 2 सहायक नदियां आई है। और एनजीटी की बात करें तो एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। कौन? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान अध्यक्ष है न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। और आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस काम के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के सदस्य और जिलाधिकारी वाराणसी भी इसमें शामिल है। और दोस्तों, जब यहां हम बात करते हैं यह सहायक नदियों की और गंगा की, तो एक क्वेश्चन कुछ मंथ पहले करंट अफेयर में आया था। CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन अनुसार गंगा की सहायक नदियों के ऊपरी बहाव क्षेत्रों में स्थित कितनी जल विद्युत परियोजनाएं ई फ्लो संबंधी मानदंडों का उल्लंघन कर रही है, तब भी यह गंगा नदी करंट अफेयर में आई थी कि तकरीबन गंगा से ऊपर ऐसी 4 नदियां स्थित है जो जल विद्युत परियोजना ई फ्लो संबंधी मानदंडों का उल्लंघन कर रही है। लेकिन यहां जिक्र किया गया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। तो चलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पोस्टमार्टम करते हैं। एनजीटी की स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 को। किस उद्देश्य से एनजीटी की स्थापना हुई है? पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करने के लिए यह एनजीटी का गठन किया गया। एनजीटी का पूर्ण स्वरूप एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाना चाहिए, यानी कि एनजीटी कोई भी केस का निपटारा 6 महीने में कर देती है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा जोकर क्या है? दोस्तों, सुर्खियों में रहा है जोकर। दोस्तों, यह कोई सर्कस वाला जोकर नहीं है, यह जोकर है हमारे मोबाइल फोन में आने वाला जोकर, यानी कि एक मेलवेयर है जिसका नाम है जोकर। और हाल ही में दोस्तों जो क्विक हिल नामक एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उनके द्वारा यह जोकर का जिक्र किया गया है कि जोकर हमारे जो मोबाइल डिवाइस है इसको करप्ट कर सकता है, सभी इंफॉर्मेशन ले सकता है। जिस तरह कुछ 1 साल पहले एक रैंसमवेयर नामक एंटीवायरस आया था जिसके कारण दोस्तों बहुत सी सिस्टम करप्ट हो गई थी। क्या? इसका नाम क्या था? रैंसमवेयर। तो इसी तरह एक मेलवेयर है जिसका नाम है जोकर, जो करंट अफेयर में आया है। मामला क्या है? तो देखो, गूगल प्ले स्टोर पर जोकर मेलवेयर की एंट्री साल 2019 में हुई थी। कब? 2019 में। और साल 2020 जुलाई में भी जोकर गूगल प्ले स्टोर पर आया था और करीब 11 एप्लीकेशन को अपना शिकार बनाया था। और अब फिर से जोकर मेलवेयर की वापसी हो गई है। और इस बार जोकर उन कैटेगरी के ऐप को इसने शिकार बनाया है जिन्हें पिछले साल हमारी भारत सरकार ने बैन कर दिया था, जैसे कि कैम स्कैनर नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है। तो भारत सरकार ने ऐसी बहुत सी जो चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन थी उन पर बैन लगा दिया था। और आपके फोन में अभी भी ऐसे बैन लगा दी गई कोई मोबाइल एप्लीकेशन है तो इसमें यह जोकर मेलवेयर हो सकता है जो आपके डिवाइस को करप्ट कर सकता है। और इस बार क्विक हिल सिक्योरिटी लैब ने इसकी जानकारी दी है। क्विक हिल ने 8 ऐसे मोबाइल ऐप्स का पता लगाया है जो प्ले स्टोर पर मौजूद है और उनमें यह जोकर मेलवेयर मौजूद है और ये ऐप्स आपके लिए खतरनाक हो सकती है। और दोस्तों इसीलिए आपके डिवाइस को सिक्योर करना है तो ऐसी कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है जो दोस्तों हमारे भारत सरकार द्वारा जिस पर बैन लगा दिया गया है तो इसको तुरंत आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। ओके, चौथा क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस सोमालिया। क्या? यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस सोमालिया संयुक्त नौसेना अभ्यास कहां आयोजित किया गया? हाल ही में इस नाम का एक नौसेना अभ्यास
आयोजित किया गया है एडन की खाड़ी में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एडन की खाड़ी। यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस सोमालिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस उद्देश्य से आयोजित किया गया है? समुद्र में डकैती को रोकने के लिए। क्या? समुद्री डकैती को रोकने के लिए यह संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। और भारतीय नौसेना की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? हमारा एक जहाज जिसका नाम है त्रिकंद। क्या? त्रिकंद नामक जहाज ने इस संयुक्त नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया है। और एडन की खाड़ी में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के लिए पहली बार आयोजित हुआ है। और कब आयोजित हुआ? कल ही दोस्तों संपन्न हुआ। 18 और 19 जून 2021 को यह नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ। कहां पर? एडन की खाड़ी में। इस अभ्यास में 4 नौसेनाओं के कुल 5 युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से हिस्सा लिया है जहाज त्रिकंद ने। और 4 कौन कौन से युद्धपोत? तो देखो, इतालवी नौसेना जहाज ITS कैराबिनेरे, स्पेनिश नौसेना जहाज ESPS नेवोर्रा, 2 फ्रांसीसी नौसेना जहाज जिसके नाम है FS टोनेर्रे और दूसरे का नाम है FS सॉरकुर्फा। ओके, 5वां क्वेश्चन, हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किसके साथ नया त्रिपक्षीय समझौता किया है? हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने इटली और जापान देश के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इटली और जापान। त्रिपक्षीय समझौता विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, टोक्यो और नई दिल्ली में इटली के दूतावासों और जापानी विदेश मंत्रालय के अलावा तीनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक आभासी बैठक के माध्यम से यह त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। यानी कि वर्चुअल तरीके से इस त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। और जापान इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से इटली के दूतावास द्वारा आयोजित इंडो पैसिफिक पर भारत जापान इटली त्रिपक्षीय वेबिनार भी आयोजित किया गया। इमेज आप देख सकते हैं। 6वां क्वेश्चन, विनेश फोगाट का जन्म कहां हुआ था? इमेज आप देख सकते हैं। हमारे भारत देश की एक जानी मानी रेसलर जिसका नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट का जन्म हुआ है भिवानी में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भिवानी। और करंट अफेयर में क्यों आई? मैं लगातार लगभग आपको 8 दिनों से बता रहा हूं कि टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में अभी 35 दिन शेष है और ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों पर आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में प्रमुख महिला पहलवान विनेश फोगाट की बात की गई। तो चलिए आज हम बात करते हैं विनेश फोगाट के बारे में। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के भिवानी में जिले में हुआ है। कहां पर? हरियाणा के भिवानी जिले में विनेश फोगाट जी का जन्म। और विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। दोस्तों याद रख लो यह फैक्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय रेसलर जिसका नाम है विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट ने 2019 में नूर सुल्तान में 53 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। और विनेश फोगाट ने 2019 में ही टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी भार वर्ग श्रेणी जो 50 किलोग्राम भार वर्ग थी उसे बदलकर 53 किलोग्राम भार वर्ग कर ली थी। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है 19 जून को। यानी कि कल ही 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 19 जून बोले तो नेशनल रीडिंग डे। हमारे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, शॉर्ट में बोले तो सीबीएसई हर साल 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस यानी कि नेशनल रीडिंग डे मनाता है। कौन मनाता है? सीबीएसई का पूर्ण स्वरूप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और यह नेशनल रीडिंग डे दोस्तों रीडिंग के जरिए ही हम सफलता पा सकते हैं। और हमारा करंट अफेयर का वीडियो आपके लिए हिंट बन सकता है, लेकिन आपको रीडिंग तो करना ही होगा। और आपको जल्द ही जॉब पानी है क्योंकि जल्द ही बहुत से एग्जामिनेशन आयोजित होने वाले हैं और इसलिए आप तैयारी करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
लेकिन यह नेशनल रीडिंग डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है वो देखो। यह दिवस केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन, स्वर्गीय पी.एन. पनिकर, कौन, पी.एन. पनिकर के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी पुण्यतिथि 19 जून को पड़ती है। और 2021 में यह 26वां राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जा रहा है। तो याद रख लो, राष्ट्रीय पठन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, पी.एन. पनिकर की याद में। कब मनाया जाता है, 19 जून को। 19 जून को क्यों, क्योंकि पी.एन. पनिकर की पुण्यतिथि के अवसर पर यह नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है। और पहला पठन दिवस समारोह 1996 में आयोजित किया गया था और 19 जून 2017 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 22वें राष्ट्रीय पठन महासमारोह का शुभारंभ किया और 2022 तक देश के सभी नागरिकों के बीच पढ़ो और बढ़ो के संदेश को फैलाने के लिए एकता का आह्वान किया। हमारे प्रधानमंत्री श्री ने दोस्तों एक कैंपेन भी चलाया है, पढ़ो और बढ़ो। 8वां क्वेश्चन, कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए हाल ही में एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री नरेंद्र भाई मोदी। एक वर्चुअल माध्यम से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने शुक्रवार यानी कि 18 जून 2021 को 26 राज्यों में स्थित 111 ट्रेनिंग सेंटर पर एक साथ कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है। और केंद्रीय उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्रालय ने स्किल इंडिया के तहत फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर्स के लिए 6 कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स तैयार किए हैं। इनमें से यह हम देख सकते हैं, स्किल इंडिया से प्रशिक्षित युवा अब बनेंगे कोविड सहायक। यानी कि यदि कोविड-19 का तीसरा स्ट्रेन हमारे सामने आता है, तीसरी लहर सामने आती है, तो हमारे ऐसे तकरीबन 1 लाख ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स तैयार किए जाएंगे जो हमारे ये कोविड-19 से निपटने में हमें मदद करेंगे। तो इसी तरह के 6 कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स तैयार किए गए हैं। इनके कुछ नाम है, यहाँ पर लिखा है कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम। और इनमें सभी अलग अलग दोस्तों सुविधाएं हैं। कौन कौन सा शिक्षण दिया जाएगा, उद्देश्य क्या है, राज्यों से कुशल स्वास्थ्य कर्मचारियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 1 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, नए कौशल और अपस्किलिंग के लिए 1 लाख कोविड वॉरियर्स को प्रशिक्षित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और दोस्तों अगला 9वां क्वेश्चन, स्पेशल कैंसलेशन अनूठी पहल किसने शुरू की है। स्पेशल कैंसलेशन नामक एक अनूठी पहल शुरू की है भारतीय डाक ने, यानी कि इंडियन पोस्ट ने यह स्पेशल कैंसलेशन अनूठी पहल शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन पोस्ट। भारतीय डाक 21 जून 2021 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, कब, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के अवसर पर दिन के सार को कैप्चर करने के लिए एक स्पेशल कैंसलेशन जारी करने जा रहा है। और यह 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक अनूठी पहल शुरू की गई है हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो डाक विभाग ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 2015 से 2 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक लॉन्च किया था। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री ने दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सूर्य नमस्कार पर स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया था। और संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन क्या UNPA ने 2016 में न्यूयॉर्क में इस दिवस को मनाने के लिए 10 योग आसन दिखाते हुए टिकटों का एक सेट जारी किया था। यानी कि जब भी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है तो हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा दोस्तों डाक टिकट जारी किया जाता है। और यह घोषणा कब की गई, 2014 में यह अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की घोषणा की गई। पहली बार मनाया गया 2015 में और इस साल हम 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है इंडियन पोस्ट ने। तो चलिए इंडियन पोस्ट के इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर ले। इंडिया पोस्ट, जिसे पहले डाक विभाग के नाम से जाना जाता था, भारत की सरकार द्वारा संचालित डाक प्रणाली है और यह संचार मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करता है।
और वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1788 में कंपनी मेल नाम से ब्रिटिश भारत में डाक सेवा शुरू की थी। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे भारत देश में डाक सेवा शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को। कब शुरू की थी? 1788 में कंपनी मेल नाम से ब्रिटिश भारत में डाक सेवा की शुरुआत की वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और लॉर्ड डेलहाउसी ने इसे 1854 में क्राउन के तहत एक सेवा में संशोधित किया, यानी कि संशोधित किया है लॉर्ड डेलहाउसी ने। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में 20वां महान जून विद्रोह दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष दोस्तों यह महान जून विद्रोह दिवस मनाया जाता है मणिपुर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। और यह 20वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है। इसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखो, 20वां महान जून विद्रोह दिवस मणिपुर में कहां मनाया गया? मणिपुर के केकरुपत में मनाया गया। और महान जून विद्रोह दिवस मनाने का कारण क्या है? मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपने जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा? महान जून विद्रोह दिवस। कब से मनाया जाता है? तो 2001 में दोस्तों अपने जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह 18 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और मणिपुर की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। तो यह फैक्ट तो आपको याद है, लेकिन यह बात भी याद रख लो कि मणिपुर का गठन किस तरह हुआ। 21 सितंबर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बन गया, यानी कि मणिपुर भारत का अंग कब बना? 15 अक्टूबर 1949 से भारत का एक अभिन्न अंग बन गया है मणिपुर। और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मोम्मा मार्केट का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया? इस क्वेश्चन को लेकर एक मंथ पहले भी मणिपुर करंट अफेयर में रहा था कि मणिपुर में मोम्मा मार्केट का शुभारंभ ताजा सब्जियों की होम डिलीवरी करने के लिए शुरू किया गया है। और खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस भी मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन, तांगखा चित्रण कहाँ की एक अनूठी हस्तकला शैली है? दोस्तों हाल ही में आकाशवाणी पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा और इसमें हमारे भारत की कला और संस्कृति का जिक्र किया गया। और हमारे क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में दोस्तों, क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में यह कला एवं संस्कृति एक पार्ट है। तो याद रखो, तांगखा चित्रण यह लद्दाख की एक अनूठी हस्तकला शैली है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख की विविध शैलियों की हस्तकलाओं में से एक अनूठी शैली है जिसका नाम है तांगखा चित्रण। इमेज आप देख सकते हैं। और बौद्ध धर्म की आस्थाओं से जुड़ी यह शैली लद्दाख के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। और दोस्तों यह जो तांगखा शैली है चित्रण की, इसे स्पेशल एक गाणितिक तरीके से तैयार किया जाता है, पेंट किया जाता है। और चित्रकलाओं के अनुसार तांगखा कला तिब्बत से लद्दाख में प्रवेश किया, यानी कि यह चित्रकला है वो कहां से आई है? तिब्बत से हमारे लद्दाख में आई है। और इस चित्रकला में बौद्ध देवी देवताओं को बनाया जाता है जैसा कि आपने देखा। और लद्दाख में सदियों से कुछ परिवारों ने इस कला को पारंपरिक तरीके से सीखते आ रहे हैं। और अब इस कला को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज जैसे शिक्षण संस्थानों में सिखाया जाता है। और तांगखा में हर चित्र तय की हुई गणित और रूपरेखा के अनुसार बनाया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह बनाया जाता है, एक निश्चित रूपरेखा के तहत बनाया जाता है। और कारीगरी और आकार के अनुसार एक तांगखा का मूल्य 3000 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक का होता है, एक तांगखा का मूल्य। और लद्दाख के हर एक मठ में छोटे से लेकर बड़े बड़े तांगखा होते हैं। और जो बड़ी तांगखा खास दिनों में लोगों के प्रदर्शन के लिए रखी जाती है। 12वां क्वेश्चन, भारत ने पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत देश ने पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी मुल्क भूटान देश के साथ एक समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भूटान देश। भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जी ने
भूटान की ओर से वहां के विदेश मंत्री एवं राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग के अध्यक्ष जिसका नाम है ल्योपो डो टांडी दोरजी द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी किस मंत्रालय के मंत्री हैं? भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है। तो भूटान की तरफ से यह समझौता किसने किया है? भूटान की ओर से वहां के विदेश मंत्री एवं राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग के अध्यक्ष। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वो भूटान देश से है ना, इसलिए। तो ल्योपोल्ड डो टांडी, डॉक्टर टांडी दोरजी ने यह समझौते पर सिग्नेचर किए हैं और यह समझौता ज्ञापन वायु प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के साथ भारत और भूटान के बीच साझेदारी एवं सहयोग को बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और यहाँ हमने जब समझौता किया है भूटान देश के साथ, तो आप मैप में देखिए यहाँ पर है सिक्किम और सिक्किम से बिल्कुल सटा हुआ यह भूटान, और भूटान के अगल बगल में दोस्तों यहाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पर असम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश स्थित है और दूसरी तरफ है तिब्बत। तो भूटान की कैपिटल का नाम क्या है? थिम्फू। भूटान की करेंसी का नाम है डुल्ट्रम और भूटान के राजा का नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इमेज में आप देख सकते हैं यह है भूटान के राजा, नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? लोते त्शेरिंग। इमेज में आप देख सकते हैं। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, पहले ही टेस्ट में 2 अर्धशतक लगाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला बल्लेबाज कौन बनी है? दोस्तों हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच यह महिला टेस्ट क्रिकेट जारी है और इसमें हमारे भारत देश की एक बल्लेबाज जिसका नाम है शेफाली वर्मा। क्या? शेफाली वर्मा ने 2 अर्धशतक लगाकर भारत की सबसे कम उम्र की महिला बल्लेबाज बन गई है शेफाली वर्मा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेफाली वर्मा। इमेज में आप देख सकते हैं। कांग्रेचुलेशन हमारे चैनल की ओर से। महिला टेस्ट क्रिकेट में भारत की 17 वर्षीय, सिर्फ 17 वर्षीय ऐसी शेफाली वर्मा ने अपने पहले ही टेस्ट में 2 अर्धशतक लगाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज बन गई है। और उनके रन की बात करें तो ब्रिस्टल में यह टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ब्रिस्टल में खेले जा रहे मैच में शेफाली ने पहली पारी में 96 रन बनाए थे और दूसरी पारी में 55 रन बनाकर नाबाद है। दोस्तों यह आगे कौन सा स्कोर हुआ, लेकिन यह कीर्तिमान स्थापित कर दिया है कि लगातार दो इनिंग्स में 2 अर्धशतक लगाने वाली हमारे देश की सबसे कम उम्र की महिला बल्लेबाज, नाम मत भूलिएगा, शेफाली वर्मा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? अर्जुन मुंडा ने यह आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था अर्जुन मुंडा। लगभग सभी फ्रेंड्स ने बिल्कुल सही जिक्र किया है कि इस पोर्टल का शुभारंभ किया है अर्जुन मुंडा ने। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है राकेश गामित, राजकुमार कोहली, SM राठौड़, प्रहलाद फतेपुरा, कीर्ति भोये, मुकुल कुमार सिंह, जमोड प्रवीण। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है अर्जुन मुंडा। इला पटेल, राजपूत मनीषा गणपत, पूजाबा जाला जाडेजा, नीलेश पाटणवाड़िया, पटेल उर्वशी, हितेश राठवा, जयराज राठवा, उमा सैनी फ्रॉम उत्तराखंड से सभी दोस्तों का बिल्कुल सही आंसर। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन से स्थान पर हमारा पहले स्थान पर कौन रहा है? दोस्तों शीर्ष पर कौन रहा है? तो याद रखो हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया और इसमें टॉप पर कौन रहा है? सही ऑप्शन चुन लीजिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल ही मैंने आपको बताया था हमारा भारत देश या ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन से स्थान पर रहा है, वो आपको याद है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, और आज का वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।